नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर हिंसा मामला, मुख्य आरोपी आशीष की जमानत अर्जी खारिज, दोस्त अंकित को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष के दोस्त अंकित दास को सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अंकित ने आज सुबह ही क्राइम ब्रांच पहुंचकर सरेंडर किया था। 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अंकित को सीजेएम कोर्ट में ले जाया गया, जहां अंकित दास ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में वह था, लेकिन मैं निर्दोष हूं। वहीं मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब उनके वकील अवधेश सिंह कल यानी कि गुरुवार जिला जज के यहां जमानत के लिए दोबारा प्रार्थना पत्र देंगे। दोस्तों खास बात यह है कि अंकित कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा है। अंकित के साथ एक अन्य आरोपी लतीफ ने भी सरेंडर किया है। बुधवार सुबह ही पुलिस ने अंकित के लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस चिपकाया था। उसके कुछ घंटों बाद ही उसने सरेंडर कर दिया। अंकित केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष का दोस्त है। दोस्तों पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसानों को थार जीप से कुचलने का जो वीडियो सामने आया था, उसके पीछे चल रही फॉर्च्यूनर अंकित की थी। इसे अंकित ही इस्तेमाल कर रहा था। फॉर्च्यूनर के पीछे जो स्कॉर्पियो वीडियो में दिख रही थी वह लखीमपुर के एक ठेकेदार की है। वहीं अंकित के वकील विकास श्रीवास्तव ने बताया कि एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस पर अंकित क्राइम ब्रांच पहुंचे। काली फॉर्च्यूनर उनकी थी मगर वह उसमें नहीं थे, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन बोला अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, भारत ने भी दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीनी मीडिया के एक विवादित लेख में कहा गया था कि चीन अपने क्षेत्र को लेकर भारत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और युद्ध की स्थिति में चीन भारत को हराने में कामयाब रहेगा। चीन के प्रतिष्ठित ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख के बाद अब चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन अवैध रूप से अपने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस क्षेत्र में किए गए दौरे का भी कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करते हुए उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन के इस बयान के बाद भारत ने भी बयान जारी कर करारा जवाब दिया है। इस बयान में कहा गया है कि हमने चीन के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा किए गए बयानों को देखा है। हम इन बयानों को स्वीकार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। जैसे भारतीय नेता भारत के किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं, वैसे ही नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं। भारतीय नेताओं की भारत के एक राज्य की यात्रा पर आपत्ति करना भारतीयों के तर्क और समझ से परे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस से आ रहे हैं 3 और राफेल विमान, सीधे जामनगर एयरबेस पर होगी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए 3 और राफेल विमान बुधवार को भारत की धरती पर आने वाले हैं। यह राफेल विमानों की 9वीं खेप है। 3 राफेल फ्रांस से उड़कर बिना रुके लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर अहमदाबाद के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेंगे। राफेल विमानों की यह खेप आने के बाद भारत के 29 राफेल विमान हो जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 2016 में फ्रांस से 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की खरीद का समझौता किया था। ये विमान उसी समझौते के तहत भारत आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाराबंकी पहुंचे राकेश टिकैत, केंद्र सरकार पर जमकर किया हमला, कहा ऐसा हुआ तो देश बिक जाएगा। जी हां दोस्तों, बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के वार्षिक महोत्सव विवाह समारोह का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का किसान नरेंद्र मोदी सरकार को 10 में से 0 नंबर देगा। टिकैत ने कहा कि अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रह गए तो यह देश बिक जाएगा। कोयले की कमी पर भी राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है, जिसके बाद बिजली के रेटों में तेजी से बढ़ोतरी की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत करने जा रही है। किसान पंचायत में हमारी मांग रहेगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा लिया जाए और गिरफ्तार करके आगरा जेल में बंद किया जाए। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य
मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा कि गिरफ्तारी रेड कारपेट पर की गई है और फूलों के गुलदस्ते के साथ उससे पूछताछ की जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी साथ रखने की नहीं है जरूरत। पेटीएम ऐप में इंटीग्रेट हुआ डिजी लॉकर। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के यूजर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों अब पेटीएम के यूजर्स डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने अपने मिनी ऐप स्टोर के जरिए डिजी लॉकर को इंटीग्रेट कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की ओर से उपलब्ध कराया गया एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस इंटीग्रेशन से पेटीएम यूजर्स को डिजी लॉकर से अपने सभी सरकारी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। इसे यूजर्स के ऑफलाइन होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पेटीएम यूजर्स अब डिजी लॉकर के जरिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आरसी और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर दिए जाने का पंजाब में विरोध। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की यह मांग। जी हां दोस्तों, देश के इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इलाकों में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का पंजाब की कांग्रेस सरकार और शिरोमणि अकाली दल एसएडी ने विरोध किया है। दोनों दलों ने इस फैसले को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा कि मैं बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इलाकों में एक्स्ट्रा पावर दिए जाने का विरोध करता हूं। यह देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि वे इस फैसले को तुरंत वापस लेने की घोषणा करें। वहीं दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पंजाब के पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। चीमा ने कहा है कि इस फैसले के जरिए पंजाब में इंटरनल इमरजेंसी थोप दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक सीमा सुरक्षा बल को देश के इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इलाकों में 15 किलोमीटर तक तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब इस दायरे को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, यानी कि अब देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाकों में सीमा सुरक्षा बल तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने नोबेल विजेता अमर्त्य सेन पर बोला हमला। कहा ऐसे बुद्धिजीवी बिना फैक्ट जाने बयान देते हैं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी सरकार के बारे में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन के विचारों को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह चिंताजनक है कि विद्वान अब तथ्यों पर बात नहीं करते बल्कि अपनी पसंद और नापसंद से प्रभावित होकर उनके गुलाम बन सकते हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में मंगलवार को प्रोफेसर लॉरेंस समर्स ने सीतारमण से सवाल किया था कि अर्थशास्त्री सेन ने भाजपा सरकार के संबंध में कड़ी आपत्तियां जताई है। उन्होंने पूछा किस प्रकार की भावना है कि सहिष्णुता की विरासत पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और आपकी सरकार ने मुस्लिम आबादी के प्रति जो रवैया अपनाया है वह सार्वभौमिकता और समावेशिता के हमारे मूल्यों के मद्देनजर अमेरिका और भारत के बीच आता है। सीतारमण ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उनमें भी हिंसा की घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यह मेरे विमर्श के अनुकूल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड के झुकने के बाद इंडिया ने भी दिखाई नरमी, नए यात्रा प्रतिबंधों को लिया वापस। जी हां दोस्तों, भारत के सख्त रुख के बाद ब्रिटेन ने भारत से आने वाले यात्रियों के अनिवार्य क्वारंटीन का नियम वापस ले लिया, जिसके बाद भारत ने भी अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए एक्स्ट्रा प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर कहा कि नए परिदृश्य के बाद ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों को वापस लिया जा रहा है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर 17 फरवरी से पहले के अंतर्राष्ट्रीय नियम ही लागू होंगे। 17 फरवरी से पहले ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को प्लेन में सवार होने से अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जमा करानी होती थी। अब फिर से यही नियम लागू रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से निर्मित कोविशील्ड टीके को मान्यता तो दी थी। इसके साथ ही ब्रिटेन में पहुंचने पर टीके की दोनों डोज ले चुके भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन पीरियड का नियम भी लागू कर दिया था। तब भारत ने इस मुद्दे पर ब्रिटेन से बात करके इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया। तब भारत ने भी वही कदम उठाया जो ब्रिटेन ने उठाया था। इसके बाद ब्रिटेन झुक गया और उसने यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप और जीमेल इस्तेमाल करने पर मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में ले रहा है चाइना, कहा यह साइबर क्राइम है। जी हां दोस्तों, उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन ने दमन तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैनिक और पुलिस उन मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में ले रहे हैं जो व्हाट्सएप या जीमेल का इस्तेमाल करती हैं। चीन की सरकार इन्हें प्री क्रिमिनल्स बता रही है, यानी कि वे लोग जो भविष्य में गंभीर अपराध कर सकते हैं। इसे साइबर क्राइम भी बताया जा रहा है। चीन की इन हरकतों का खुलासा एक नई किताब इन द कैंपस यानी कि चाइनाज हाईटेक पिनल कॉलोनी में किया गया है। दोस्तों इस किताब के बारे में बिजनेस इंसाइडर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वैसे तो चीन में व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ सरकारी नेटवर्क और मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन के जरिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। वाशिंगटन में रहने वाली एक चीनी छात्रा शिन जियांग गई थी, वहाँ उसने व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल किया था। बाद में चीन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। घटना 2017 के आखिर की है। वेरा झाऊ की इस स्टूडेंट के मुताबिक 2018 न्यू ईयर के दौरान भी वह जेल में थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 46 लाख को पार कर गई है। कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,50,000 से ज़्यादा है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोयले का संकट झेल रहे 116 पावर प्लांट आंकड़े दे रहे गवाही। जी हां दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए ने भारत में कोयले की बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स की ताज़ा स्थिति जारी की है। सीईए की कॉल रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 116 पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। 18 पावर प्लांट्स में एक भी दिन का कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, जबकि 26 पावर प्लांट्स में सिर्फ एक दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 17 पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 दिन का कोयला ही शेष बचा है। 18 पावर प्लांट्स में 3 दिन और 19 में 4 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इसी तरह देश के 10 पावर प्लांट्स में 5 दिन का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है और 7 पावर प्लांट्स में 6 दिन का कोयला बचा हुआ है, जबकि एक में सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा हुआ है। कुल मिलाकर भारत के कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स में औसतन 4 दिन का ही कोयला शेष बचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने बदले अबॉर्शन के नियम, इन महिलाओं को 6 महीने तक गर्भपात कराने की है आज़ादी। जी हां दोस्तों, सरकार ने गर्भपात से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत कुछ स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को मेडिकल अबॉर्शन के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के अनुसार स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं में यौन उत्पीड़न, रेप विक्टिम, नाबालिग, ऐसी महिलाएं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान तलाक हो गया हो या विधवा हो गई हो, और दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। नए नियमों में मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, भ्रूण में कोई बीमारी को जिसके कारण महिला या बच्चे की जान को खतरा हो, या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक बीमारी होने की आशंका हो जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है। सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकट ग्रस्त क्षेत्र या फिर आपदा स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ऐसे तमाम कारणों के लिए अबॉर्शन की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बिगड़ गई है तबीयत, दिल्ली एम्स में है भर्ती। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल वह एम्स कार्डियो टावर में डॉक्टर नीतीश नायक की टीम की देखरेख में है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों से मनमोहन सिंह को बुखार आ रहा है। आज भी बुखार नहीं उतरा तो उन्हें एम्स लाया गया। इससे पहले एम्स में उनकी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना
कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे। उस दौरान भी उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद मनमोहन सिंह कोरोना के दोनों टीके ले चुके हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाटा ग्रुप के मालिक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्तित्व का नाम जिन्होंने टाटा ग्रुप को शुरू किया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।